हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन साइंस पाठशाला। एक्चुअली आज हमारा जो लेक्चर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, लगभग 1.5 महीना हो गया इस चैप्टर को स्टार्ट हुए और अभी जाके भी नहीं ख़त्म हुआ है। तो हमारा जो चैप्टर आप लोग को पता है कि केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है अभी भी। तो आज केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर रहेगा। हाँ, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर है। तो जितने बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको मैं बता दिया था कि क्लासेस में, मैं स्कूलिंग क्लासेस है तो उसमें मैं ज़्यादा आप लोग को इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। जो मेरा ऑनलाइन चैनल है उस पर आके आप ज़्यादा बेटर तरीके से आप लोग उस प्लेटफॉर्म पे आके जुड़ सकते हैं और बहुत ही ईजिली सारे कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। अगर हाई लेवल की आपको पढ़ाई करनी है, जेई नीट की तैयारी करनी है, तो यहाँ से आप इजीली केमिस्ट्री का तो बिल्कुल ही आप बिना फिक्र के आप कर सकते हैं। उसके साथ मैं क्वेश्चंस भी कराता चलता हूँ तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहता है। तो नो इशू, आज कोशिश करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग आपका ख़त्म हो जाए। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेसिकली हम पढ़ रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके क्लास में वैसा आप देखोगे एनसीईआरटी में तो एक दिन का लेक्चर है, एक दिन का नहीं है, आधे घंटे का लेक्चर है। लेकिन इसको इतना लंबा क्यों खींचा मैं? क्योंकि ये एक्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन वंडरवाल फोर्स से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो इससे पहले मैं बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए थे, जैसे कि H3BO3 का स्ट्रक्चर, एल्कोहल, किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। मैं बताया था कि जहाँ पे हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन आए, ऑक्सीजन आए, नाइट्रोजन आए, बेसिकली वहाँ पे तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही होता है। या जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताया था कि उनका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो वहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। उसमें बेसिकली कौन कौन से आते थे? फोन, मतलब आपका फ्लोरीन आता था, आपका क्लोरीन आता था, अब आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 एलिमेंट्स थे जिनके जो कहीं पे भी दिखे तो उसमें समझ लो कि आपका वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ लिए थे। तो आज एक स्ट्रक्चर था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है वो आज देखते हैं। ठीक है, तो किसके बारे में देखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉक्सिलिक एसिड। होप सो कि आज ये लेक्चर आपका द एंड हो जाए। ठीक है, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड देखो क्या होता है इसका फार्मूला। अगर हम देखें तो RCOOH होता है ना, इस तरह से होता है। तो अब इसमें किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, क्योंकि विदाउट डिटेल अगर आप देखोगे तो उसमें H नहीं होता है, OH होता है, सॉरी, हाँ, RCOOH, RCOOH ऐसे ही बोलते हैं ना इसको, RCOOH। ठीक है, अब ये किस तरह से बनते हैं, ठीक है, इसको हम देखते हैं। इससे पहले मैं डाइमराइजेशन के बारे में आपको बताया था। जो आपका H3BO3 थी, वो H3BO3 था, वो डाइमर के रूप में ही पाया जाता है, सिंगल नहीं पाया जाता है, हमेशा वो डबल ही पाया जाता है, उसके 2 एटम नहीं होते। मतलब अगर बात करें तो ये इस रूप में ये नहीं पाया जाता है, ये हमेशा इसके डाइमर रूप में पाया जाता है। RCOOH नहीं मिलता है, एक्चुअल हमें क्या मिलता है? RCOOH का होल ट्वाइस। तो ये भी हमें जानते रहना है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। चलो देखो, पहले तो R है, ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। C है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपके साथ डिस्कस करता ही चलता हूँ। O है, इसके साथ OH है, हाँ, O भी है और साथ में H भी है, ये है RCOH। ठीक है, नेक्स्ट RCOH और है, R है यहाँ पे। इसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है कि किस तरह से यहाँ पे वो बॉन्डिंग है। ये डबल बॉन्ड है आपका, O है, और यहाँ पे सिंगल है, H है ना, क्या है? O है, फिर H है, O है, फिर यहाँ पे H है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे बन सकती है। देखिए अगर यहाँ पे जाओगे तो कहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एटम आपके जाएंगे। ऑक्सीजन है तो कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन से डेल प्लस से डेल माइनस, क्या होगा डेल प्लस से डेल माइनस। हाँ, इसी तरह से यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ हो गया तो यहाँ पे डेल प्लस से डेल माइनस, तो इन दोनों पे यहाँ पे और यहाँ पे क्या बन जाएंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस तरह से बन रहे हैं देखो, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये डेल प्लस हो गया और यहाँ डेल माइनस, तो जब ये निगेटिव हुआ तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ था, शेयर होने की कोशिश करेंगे, तो जब शेयर होने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ पे यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव, ये डेल प्लस से ये डेल माइनस, तो अब इनके बीच में भी एक बॉन्ड बन जाएगा। जब ये प्लस ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव हो गया तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी भाई इलेक्ट्रॉन का अपना शेयरिंग करना चाहेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया डाइमराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी इन सिंगली नहीं पाया जाता है, RCOH होल ट्वाइस के रूप में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसका वाइड स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, इसको बना लेना आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि RCOOH ओनली एग्जिट इन डाइमर फॉर्म। डाइमर फॉर्म मतलब कि वो RCOOH का होल ट्वाइस के रूप में ही मिलता है, अकेले नहीं मिलता है। ठीक है, चलो एक तरह से आपका एक क्वेश्चन हो गया। चलो इन डिटेल अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बन के कारण होती है। ठीक है, अभी तो हम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े हैं, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनके कारण तो हम देख लिए कि कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। लेकिन अब हमें पढ़ना है, अभी हमें क्या पढ़ना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू कार्बन। अब हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू कार्बन। मैं बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके कार्बन के कारण भी होता है, क्लोरीन के कारण भी होता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में उसके साथ जो एटम्स जुड़े रहते हैं वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी पाई जाती है। अभी किस तरह से होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की बात करें हम, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, इसको देखो सब चीज़ें छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी है, CHCl3, ये हो गया क्लोरोफॉर्म, निश्चेतक बोलते हैं इसको। एसीटोन का CH3 COCH3, CH3COCH3, दैट इज एसीटोन। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में भी जो बॉन्ड बनता है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में बनते हैं, सिमिलर टाइप के हों या डिफरेंट टाइप के हों, तो उनके बीच में भी जो बॉन्ड बनता है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी कार्बन के कारण देख रहे हैं, जैसे CHCl3 है, दैट इज ड्यू टू द हाइड्रोकार्बन, दैट इज द आल्सो दैट इज द मेन रीजन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे कार्बन के कंस्टिट्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, तब इनके बीच में किस तरह से ये आपका बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे मैं अगर CH की बात करूं तो CH तो CH हो गया, C और H, कितने L हैं, Cl हैं, एक Cl, दो Cl और तीन Cl। अब इसी तरह से CH3COCH3 है, CH3COCH3 है, तो C ये हो गया आपका
डबल बॉन्ड O, आपका CH3 यहाँ पे हो गया, आपका CH3 यहाँ पे हो गया। अब इनके बीच में ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, अब इनके बीच में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। देखो, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये तो पता ही है आपका। और क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डेल प्लस से डेल माइनस, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डेल प्लस से डेल माइनस, यहाँ पे भी डायरेक्शन आपका डेल प्लस से डेल माइनस। अब डेल प्लस से डेल माइनस, डेल प्लस से डेल माइनस हो गया। हाँ, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कार्बन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हाइड्रोजन पे डेल प्लस और यहाँ पे कार्बन पे डेल माइनस। समझ रहे हो ना आप लोग? डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ रहता है, राइट। यहाँ पे देखो, जब ये प्लस हुआ, जब ये प्लस हुआ, ठीक है, जब ये प्लस हुआ तो वहाँ पे क्या बात बनेगा, प्लस हो गया तो जाहिर सी बात ये निगेटिव बनाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसके पास मॉलिक्यूल क्या है, CH3 COCH3, तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से क्या करेगा कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मेरे साथ भी कर दो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन का जब वो शेयरिंग करना चाहते हैं तो उनके बीच में भी एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इस बॉन्ड को भी क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू द कार्बन। तो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। अब किस तरह से बनी आपके सामने है, ठीक है। ठीक है, अगर पूछेगा क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में किस टाइप का आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर, तो हम बोलेंगे क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्रोजन कंटेन्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर, वो सिमिलर टाइप के हों या डिफरेंट टाइप के हों, ठीक है। चल, अब कार्बन के कार्ड समझ गए हम लोग कि किस तरह से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कार्बोक्सिलिक एसिड देख लिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में किस तरह से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, कि Na प्लस है एंड NH4 प्लस। देखो, हर एक क्वेश्चन से हमारा एक्चुअल में डाउट सॉल्व होता है, लेकिन अगर आप अपने क्लासेस में ऑफलाइन करना चाहोगे, डाउट हर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करना चाहोगे, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि ऑफलाइन मैं चीज़ें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाता, तो ऑनलाइन आप लोग यहाँ से देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो Na प्लस है, NH4 प्लस है। ये पूछा गया है विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो सबसे पहले आप लोग एक कॉन्सेप्ट जानते रहो कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, STRENGTH, strength proportional to solubility in water, तो ध्यान रखना, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो मटेरियल, वो कंपाउंड, वो यौगिक आपका वाटर में उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ वाटर में घुलेगी। एक कॉन्सेप्ट आप जानते रहो। तो हमें देखना है कि Na प्लस और NH4 प्लस में वाटर में कौन सा ज़्यादा घुलेगा। तो Na प्लस की हम बात करें तो ये Na प्लस है। चलो इसको इरेज कर देते हैं।
क्योंकि हमें इसको समझाने के लिए थोड़ा जगह चाहिए। वैसे देखने में आपको समझ में आ रहा होगा कि Na+ ज़्यादा घुलेगा। NaCl की बात करोगे अगर आप, एक क्या है NH4+ है, क्या है आपका NH4+ है, एक तो Na+ है, एक क्या है NH4+। मान लो ये N है, H4+, NH4+, ठीक। NH3 में देख रहा था, हाँ ये H है, प्लस मान लो ये H है, H है और ये H है। अब इसको चारों तरफ से H2O का मॉलिक्यूल्स घेरा हुआ है, H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे घेरे हुए हैं। अब H2O किस तरह से रहेगा इसके चारों तरफ, देखो OH 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 OH, है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना, इसी तरह से रहेगा ना, ठीक। यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे H हो गया, H2O होता है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन मान लो। अब यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि H2O जो होता है डाइपोल होता है, क्या होता है, डाइपोल। अगर मैं इस सिंपल H2O की बात करूँ कि H और है, यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ डेल प्लस से डेल माइनस आएगा, यहाँ पे डेल प्लस से डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस से डेल माइनस, यहाँ से डेल प्लस से डेल माइनस, ठीक है। अब जब ये डेल प्लस है और ये डेल माइनस है, इनके बीच में जो बनेगा वो क्या होगा, डेल प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो हो गया डेल प्लस। इसी तरह से इनमें बनता जाएगा, इसी तरह से इनमें बनेगा डेल प्लस से डेल माइनस, डेल प्लस से डेल माइनस, डेल प्लस से डेल माइनस। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्चुअल बन क्या रहा है, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट, क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट। अब वो डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, किसके किसके बीच में है, तो आयन है एंड पोलर, आयन एंड डाइपोल, आयन डाइपोल है या आयन पोलर है। तो आयन पोलर किस में आता है, दैट इज द वंडर वाल फोर्स, क्या है ये, वंडर वाल फोर्स, तो VWF है ये। तो Na+ और H2O के बीच में अगर बात करोगे एंड H2O के बीच में बॉन्ड कौन सा है, तो ये एक्चुअली बॉन्ड नहीं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज द वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। अब अगर हम H2O की बात करें, अगर हम NH4+ की बात करें तो ये किस तरह से H2O के साथ संबंधित है, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो O हो गया, H हो गया, H हो गया, देखो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है तो ये लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को। इनके बीच में क्या हो जाएगा, इनके बीच में अगर बात करोगे तो एक चीज़, अगर मान लो O यहाँ भी है, मान लो इस एटम के साथ भी ऑक्सीजन H2O का एटम जुड़ा है, H और H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल प्लस से डेल माइनस, तो ये प्लस हुआ, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको तो इसके बीच में बॉन्ड बना लेगा। तो H और O के बीच में बॉन्ड जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब NH4 और H2O देखा गया तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, लेकिन Na+ और H2O के बीच में कौन सा बॉन्ड हो रहा है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सिंपली एक चीज हम कर सकते हैं कि NH4+ एंड H2O में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और बात करें Na+ एंड H2O कॉन्टेन्स वंडर वाल फोर्स, तो वीक फोर्स कौन सा है, अगर हम वीक फोर्स की बात करें, वीक फोर्स की बात करें तो वीक फोर्स क्या है इसमें, वंडर वाल फोर्स लेस स्ट्रेंथ देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। तो मैं बताया था जो ज़्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा वो ज़्यादा घुलेगा। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो NH4 की सॉल्युबिलिटी प्लस की ज़्यादा होगी Na+ से। एक कॉन्सेप्ट बताया कि मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर।
तो ज़्यादा स्ट्रेंथ जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होगी वो ज़्यादा स्ट्रांगली वाटर में घुलेगा। इसमें अगर वीक फोर्स की बात करते, अगर यहाँ पे सिंपली पूछ दिया जाए कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसमें क्या बनाते, Na प्लस और H2O के बीच में जो बॉन्ड है कमज़ोर है देन NH4 प्लस और H2O से। ठीक, तो ये ध्यान रखना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वहाँ पे डाइपोल मोमेंट की बात आ जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन हुआ है हमारा। कोशिश करते हैं कि आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये अगर पड़ा रह गया फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे, है ना। आगे हमारा थर्मोडायनेमिक्स भी है, आपका गैसियस स्टेट भी है, उसको भी कवर करना है। ठीक है, और जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। ठीक है, चलो चलो एक क्वेश्चन और है ना। दूसरा है वही विच मॉलिक्यूल्स इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ए है और एक बी है। दो मॉलिक्यूल्स दिया है, एक ROH है, एक RNH है। एक ROH है और एक क्या है बी वाला आपका RNH अमीन, हाँ RNH2 और ROH। चलो हमें बताना है कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा इन वाटर। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग कि किस तरह से ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ROH किस तरह से बनेगा, R ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और H2O किस तरह से आएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये हो गया। यहाँ पे क्या होता है, ये डेल प्लस से ये डेल माइनस, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये। ठीक, ये पॉजिटिव हो गया तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन गया, AHB। ठीक, नेक्स्ट ये हमारा हो गया ये हो गया हमारा H, ये हमारा हो गया B, AHB हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे किस तरह से बनेगा, यहाँ पे R है, N है, RNH है, हाँ RNH2 है ना, हाँ H है, H है, तो यहाँ पे भी OH H H, तो यहाँ पे भी डेल प्लस से डेल माइनस, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो आपका नाइट्रोजन A हो गया, H तो H ही है, ऑक्सीजन आपका B हो गया, AHB। चल अब अगर हम बात करें कि स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा, मैं बताया था कि जिसमें स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो वो ज़्यादा घुलेगा। तो स्ट्रांग मैं बताया था H बॉन्ड स्ट्रांग वहाँ पे होगा जहाँ पे A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ बताया था। तो देखो A कहाँ पे ज़्यादा है, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे पहले वाले एटम में ROH। तो स्ट्रांग बॉन्ड कौन है, अगर हम स्ट्रांगनेस की बात करें, स्ट्रांग बॉन्ड या स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ROH में ज़्यादा है जब ऑक्सीजन वाटर के साथ घुल रहा है, वाटर के साथ मिल रहा है, और RNH2 में कम है। ठीक है, तो जब ज़्यादा स्ट्रांग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ROH और H2O में तो A ज़्यादा सॉल्युबल होगा देन B, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। चलो अब 2-3 क्वेश्चन जो था मैं आपको ऑलरेडी जब वंडर वाल फोर्स करा रहा था तो मैं कराया था, जैसे कि स्ट्रांग अगर मैं बोलूं ऑर्डर एक लिखना है, फाइंड मोर
बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, फाइंड राइट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या था आपका, HF था, HCl था, HBr था, HI था, एक क्वेश्चन ये था। दूसरा था H2S, H2SC, H2S, H2SC, H2TE, H2TE और H2O। तो हम लोग जब वंडरवाल फोर्स पढ़ रहे थे तो उसमें सिंपली क्या लगाए थे ऑर्डर कि वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इस टाइप का जब आ जाए। लेकिन अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो मैं बताया था कि जहाँ पे फ्लोरीन आता है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है हाइड्रोजन के साथ। अगर हम उसकी बात मानते तो सबसे कम आपका फ्लोरीन HF का हो जाता है, लेकिन HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, HF का। HCl, HBr, HI सबसे ज़्यादा HF का। इसी तरह से इसमें जहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए वहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, तो H2O में सबसे ज़्यादा, H2O में सबसे ज़्यादा H2S, H2SC, H2TE सबसे ज़्यादा H2O में। ये आपका ऑर्डर देखो, 2 बार मैं आपका जब आपको पढ़ा रहा था मैं वंडरवाल फोर्स तब भी बताया था, है ना। तो यहाँ पे आपका रिपीटिशन हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ रहा है समझ में। देखो आप लोग जो डेली मेरे से पढ़ रहे हो बच्चे, है ना, अब 45-45 मिनट का लेक्चर है, हाँ? और कुछ बच्चे ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी बोलते हैं, तो पहले उनको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा पढ़ने के लिए। 2 घंटा 3 घंटा पढ़ेंगे तभी पढ़ पाएंगे, अदरवाइज 1 घंटा मेरे यहाँ तो क्लास ही 1 घंटे की, केमिस्ट्री में 1 घंटा समझ भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन है, वाई आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। आपको पता ही होगा बाय फिजिक्स यू नो दैट कि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। अब ये कम क्यों होती है, अब कम क्यों होती है? आइस की डेंसिटी जो है वो वाटर के डेंसिटी से कम होती है। तो क्या रीज़न है इसका? जैसे बताया जाए कि मान लो कि ये बहुत बड़ा पॉन्ड है कोई, इसमें पानी है ना, आइस इसमें तैरती रहती है, आइस इसमें क्या है, तैरती रहती है। इसका रीज़न क्या है? तो बाय फिजिक्स हम जानते हैं कि आइस डेंसिटी लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब डेंसिटी किसी की कम है, आइस की डेंसिटी कम है, तो सो क्या होता है, इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इसकी लेस देन डेंसिटी ऑफ, तो मतलब अगर बोल डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। जब डेंसिटी कम होता है तो आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। अब ये बताओ, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि डेंसिटी क्यों कम होती है, वाटर तो देखने में सॉलिड लगता है, अगर देखा जाए तो वाटर तो सॉलिड रूप में है, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो भाई क्यों तैरता है, व्हाट इज़ द रीज़न? वाटर के ऊपर आइस क्यों फ्लो होता है, तैरता है, रीज़न बताएं। चल, तो इसका रीज़न है आइस डेंसिटी is lesser than the density of
डेंसिटी ऑफ वाटर ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज केज स्ट्रक्चर। केज कैसा होता है? पूरा सॉलिड होता है, बाहर से सॉलिड होता है, अंदर से खोखला होता है, तभी तो उसमें कैदी रहते हैं। तो केज स्ट्रक्चर है। अंदर क्या होता है? खाली होता है, अंदर से खोखला होता है। अंदर से अगर आप आइस देखोगे, कोई भी आइस का टुकड़ा लो, उसको फोड़ के देखो तो अंदर से वो खोखला रहता है, अंदर से वाइड स्पेस रहता है। मतलब अगर आपका ये आइस का टुकड़ा बड़ा सा है, उसको तोड़ो फोड़ो तो बीच में क्या होता है? वाइड होता है, खाली होता है। तो बीच में जब खाली रहेगा तो उसकी डेंसिटी कम तो हो जाएगी ना। अब वाटर में बीच में खाली रहेगा क्या? वाटर में तो पूरा वाटर ही रहेगा, तो डेंसिटी कम होता है इसलिए। अब मैं बता देता हूँ किस तरह से H2O होता है। H2O, 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 ठीक है। H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके साथ क्या है? थोड़ा सा ऊपर है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक। ऐसा मत सोचो कि मैं देख देख के बना रहा हूँ, लेकिन देख देख के इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कई बार सही नहीं होता है, गलत बन जाता है। मैं 10 बार उसको दोहराना पड़ेगा, उसको दिक्कत होगी बनाने में बार बार। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो पता ही है आपको, हाइड्रोजन, ठीक है, राइट। HOH, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया एक। फिर से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसके साथ क्या है आपका? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, राइट। दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो इसके नीचे रहेगा, ठीक, ये हो गया। और इसके साथ में एक और, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके साथ में आपका हाइड्रोजन, कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है यार, सॉरी। इस तरह से होता है। अब देखो, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, आप लोग को बस बना, मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर इसका किस तरह से होता है। अब इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? वाइड होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। बीच में क्या होता है? खाली होता है। तो जब ये बर्फ है, बीच में क्या है? वाइड है, नल एंड वाइड, खाली जगह है। क्या है ये? खाली जगह है। जब खाली जगह है तो जाहिर सी बात है, ये खाली जगह होने के कारण इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? बर्फ़ की कम हो जाती है। वॉल्यूम इसका क्या होता है? देखो, मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, समझ रहे हो ना? मास इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। अगर इसका देखो वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा, अगर डेंसिटी इक्वल टू लिखो तो m इंटू वी, m इंटू वी, तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अगर ओनली अगर डेंसिटी की बात करें, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो आपका डेंसिटी क्या हो जाएगी? देन डेंसिटी कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना?
जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ सेम आपका वेट होने के कारण भी वो उस पर आसानी से तैर लेगी, मतलब बर्फ़ पानी के ऊपर आसानी से तैर सकता है। दैट इज़ द रीज़न, उसका वाइड स्पेस होता है, इसलिए केज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण वो बड़ी आसानी से लिक्विड के ऊपर, पानी के ऊपर तैर लेता है। ठीक है, चलो एक चीज़ ये हो गया डेंसिटी कम होने से आइस। अब क्यों कम होता है? क्योंकि आइस के अंदर जो होता है खाली जगह होता है, वाइड स्पेस होता है। दैट इज़ द रीज़न कि वो कहाँ पे, क्योंकि और लाइक वाटर के ऊपर तैर सकता है। चलो एक चीज़ और समझ लेते हैं जो पूछता भी है, आप लोग को 10th में बहुत कंफ्यूज किया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? आइस होता है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्टेड टू ब्रेक, तो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका आइस भी होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब वाटर की तरफ ये आइस बढ़ता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है वो टूटने लगता है। अब इसको अगर हम हीटअप करते जाते हैं, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, मीन्स टेम्परेचर started to increase at the 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएंगे, देन डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो ध्यान रखना कि अगर पूछे कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, क्योंकि इनके एक स्पेस जितना एक्चुअल में वाटर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी होनी चाहिए वो मैक्सिमम डेंसिटी आपके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आके मिलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, क्यों मैक्सिमम होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बिकॉज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रोकन, यहाँ तक मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, या आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम टूट गई है। मैक्सिमम नहीं टूटी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बहुत सारी टूट जाती है, इसलिए यहाँ पे इनका डेंसिटी बढ़ती है या जितना होना चाहिए उतना होती है। लेकिन जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, यहाँ तक इसकी डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मैक्सिमम। ठीक है, तो मतलब हीट करते जाते हैं तो उनके बीच में जो पोल चीज़ें होती हैं, पोलैरिटी होती हैं, वो ख़त्म होती जाती है। जब पोलैरिटी ख़त्म होती जाएगी तो सिंपल सी बात है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटता जाएगा तो उनका क्या हो जाएगा? डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम डेंसिटी हो जाएगी। लेकिन अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज ओवर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, देन थर्मल एक्सपेंशन टेक प्लेस, तो थर्मल एक्सपेंशन वाली बात आने लगेगी। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन वाली बात होने लगेगी। तो इसके बाद क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज। तो ध्यान रखना 4 डिग्री के ऊपर भी वाटर की डेंसिटी कम होगी, 4 डिग्री के ऊपर भी जैसे करेंगे तो उसका भी डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम ही होता जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर होते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स जब दूर होंगे तो उनकी डेंसिटी जाहिर सी बात है कम ही होगी।
दूर हुए, जितना गर्म किए गैस के रूप में हो गए, ज़्यादा गर्म कर दे गैस बन गई, डेंसिटी एकदम कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो सफिशियंट है, इससे ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के एबव, मतलब अगर बात करें एबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी, उतना ही वो एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे, दूर होंगे तो उनकी डेंसिटी भी कम होती जाएगी। ठीक है, चलो 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 चलो, ठीक है, राइट। आपका बस ख़त्म, ये जैसे लग रहा है कि मैं ख़त्म करने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसे ही पढ़ा सकते हैं इसको, है ना? बहुत ज़्यादा और कितना पढ़ाओगे, और कितना पढ़ा सकते हैं, दैट इज सफिशियंट। एक ध्यान रखना बात कि हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब अगर देखा जाए कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल्स होता है वो 4 अलग अलग वाटर के मॉलिक्यूल से घिरा रहता है। बस इतना ध्यान रखना है कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो वाटर के 4 मॉलिक्यूल से घिरा रहता है, इसलिए उनके बीच में एक जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उनके बीच में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इतना ध्यान रखें। चलो अब हम पढ़ते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब जब मॉलिक्यूल्स सेल्फ बॉन्ड बना ले, मतलब बोले व्हेन मॉलिक्यूल्स क्रिएट सेल्फ हाइड्रोजन बॉन्ड, जब मॉलिक्यूल्स खुद ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। तो मैं बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे फिनोल होता है, क्या होता है? फिनोल। जैसे मैं अगर बात करूं तो फिनोल की बात करूं, फिनोल किस तरह से होता है? ये है, इनके साथ OH फिनोल है। आर्थोनाइट्रोफिनोलिक होता है ना? आर्थोनाइट्रोफिनोल होता है। तो मान लो ये हो गया हाइड्रोजन, फिनोल हो गया। तो ये होता है आर्थोनाइट्रोपैरा, होता है ना आर्थोनाइट्रोपैरा, यही होता है ना ONP। आर्थोनाइट्रोफिनॉल ये हो गया ऑक्सीजन, एक क्या होता है? O होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता देता हूं जो खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। ये हो गया आपका OH, आर्थो हो गया, नाइट्रो हो गया। अगर मान लो पैरा है तो नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, आर्थो नाइट्रो। जैसे अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर इसकी बात करूं, ये तो क्या है आपका फिनोल सिंपल है, ये आपका आर्थो नाइट्रो, इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये क्या है? आर्थो नाइट्रोफिनोल। ये क्या है? आर्थो है नहीं, ये पैरा है, पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, अब इसमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? अगर मैं इसकी बात करूं आर्थो की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना? ये क्या होगा? डेल प्लस से डेल माइनस, तो ये इनके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। ये समझ में आया हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से बनी? ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से बन जाएगी। ठीक, नेक्स्ट
अगर मैं इसकी बात करूं नाइट्रो की, तो यहाँ पे किस तरह से बनेगी, यहाँ पे किस तरह से बनेगी। तो यहाँ पे अगर मान लो कि इसके साथ एक और फिनॉल है, फिनॉल, आर्थो एक और है, मान लो अब पैरा एक और है, यहाँ पे क्या हो गया, O हो गया और यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे नाइट्रो हो गया, यहाँ पे O हो गया। तो इनके बीच में भी क्या हो जाएगा, इनके बीच में भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनोल फिनोल भी बनाओगे तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल में बन गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल में भी बन गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर जो सेल्फ ही बना लेते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसको भी क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगभग खत्म हो गई। ये अभी जो अलग आगे जो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं आपका इनऑर्गेनिक, तो उसमें ये सब चीज़ ज़्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा। अभी यहाँ के लिए इतना सफिशिएंट है। तो आज जाके आपका ये जो केमिकल बॉन्डिंग था ख़त्म होता है। आप लोग बच्चे ज़रूर बताना कि कोई डाउट रह गया इसमें, तो उसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। बाकी रिलेटेड टू IIT मैंने 10-15 क्वेश्चन भी डाले था आपसे, कुछ क्वेश्चन अपने से बनाया भी हूँ, उसको भी डाल दूंगा। बाई नेक्स्ट और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिए। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन क्लास लेते हैं वो भी पढ़ा करें। उनको अगर कुछ लाइफ में अच्छा करना है तो अभी से वो स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग अगर आपका अच्छा हुआ, पीरियडिक टेबल अच्छा हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपका केमिस्ट्री में एक कमांड बन जाएगा। अब मैं बताया ना कि केमिस्ट्री से नंबर उठता है, केमिस्ट्री आपको सिलेक्शन दिलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू IIT JEE, और कोई भी डाउट हो आप लोग फ्रीली पूछ सकते हो। थैंक्स ऑल ऑफ यू।